जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो बेटा ये मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कौन सा टॉपिक होगा? सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। इसमें मेरे पास 5-6 लेवल्स हैं। इस वीडियो में क्या करूंगा, पांचों कॉन्सेप्ट को कवर करा दूंगा, प्लस आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं उन क्वेश्चन बैंक्स को भी क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरी कोशिश रहेगी बेटा 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम क्या कर दें, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है, थ्योरी नेचर होने वाला है और हम बहुत जल्दी इसको क्या कर देंगे, बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो बच्चे ने कहा सर इसका मतलब क्या है ना, मान के चलिए कि कल आपको क्या करना है, मारुति की वैल्यूएशन करनी है या कल आपको यूनिलीवर का वैल्यूएशन करना है। तो वैल्यूएशन करते वक्त आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है कि कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है और कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। नाउ मान के चलते हैं आज HDFC बैंक है, तो क्या HDFC अपने बाकी बैंक्स के मुकाबले में थोड़ा स्ट्रांग है? यस। तो उसके पास कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या मारुति के पास कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर 45% है? आंसर इज यस। तो आपको करना क्या है, कभी भी किसी कंपनी की वैल्यूएशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेक्टर को समझना पड़ता है कि कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है और कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ। मेरा पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी कल को आप इंडस्ट्री एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर कितने स्टेप्स आने वाले हैं, उसके अंदर 5 स्टेप्स आने वाले हैं। पहला स्टेप, डिफाइन द इंडस्ट्री। डिफाइन द इंडस्ट्री का मतलब है कि कंपनी की इंडस्ट्री क्या है। नाउ फॉर एग्जांपल आप वैल्यूएशन कर रहे हो फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला की इंडस्ट्री क्या है, दैट इज गोइंग टू बी एजुकेशन सेक्टर। सेम वाइज आप वैल्यूएशन कर रहे हो जेके टायर, तो जेके टायर का सेक्टर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी टायर सेक्टर। आप वैल्यूएशन कर रहे हो मारुति सुजुकी की, तो उसका सेक्टर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी ऑटोमोबाइल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडस्ट्री को डिफाइन करना है कि कंपनी कहाँ पे ऑपरेट करती है। उसके बाद आपको सर्वे करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री साइज। टोटल साइज का मतलब होता है कि कंपनी कितना, उस प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और ओवर द पीरियड क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। सो सबसे पहला स्टेप, डिफाइन द इंडस्ट्री। कंपनी किस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है। फिर आपको क्या करना है, इस इंडस्ट्री के साइज को, प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, समझना है। फिर आपको स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, फिर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस को एनालाइज करना है और फिर आपको क्या करना है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को समझना है। तो कुल मिला के कितने स्टेप्स होने वाले हैं, कुल मिला के 5 स्टेप होने वाले हैं। पहले नंबर पे क्या करा, इंडस्ट्री को डिफाइन करा, फिर ये देखा इंडस्ट्री का साइज क्या है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हम कैसे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ टोटल 5 फोर्सेस हम समझने वाले हैं कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने बात करी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए एक मॉडल आएगा, दैट इज गोइंग टू बी पिस्टल। तो एक हम मॉडल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी पिस्टल फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। और लास्ट में मेरे पास आएगा कि कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होने वाली है। नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डी मार्ट। तो डी मार्ट की स्ट्रैटेजी है, मैं क्या करूंगा, अपने कस्टमर्स को सस्ता माल प्रोवाइड करूंगा। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ फिजिक्स वाला, मैं क्या करूंगा, अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी एजुकेशन क्या करूंगा, लोअर रेट पे प्रोवाइड करूंगा। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर ए। आपको क्या करना था, इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर कितने स्टेप्स है, इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर 5 स्टेप्स है। अब हमें करना क्या बेटा, बाकी सारे LOS के अंदर इन्हीं स्टेप्स को मैं क्या करता जाऊंगा, एक्सपैंड करता जाऊंगा। तो बताइए मेरा पहला स्टेप क्या है। मेरा पहला स्टेप था डिफाइन द इंडस्ट्री। कंपनी कहाँ पे ऑपरेट करती है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है। चलिए अब इस पे सवाल उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री साइज। तो इंडस्ट्री साइज का मतलब क्या है, इंडस्ट्री साइज का मतलब है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल सेल, टोटल एनुअल सेल ऑफ द प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री साइज कहते हैं। ना मान के चलते हैं कि आप मारुति की वैल्यूएशन कर रहे हो और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हमारी कंट्री में है 100 करोड़, ये इसका मार्केट साइज है। तो बच्चे ने कहा मार्केट साइज का मतलब क्या है, इंडिया में कुल मिला के कितने की गाड़ियां बिकती हैं 1 साल के अंदर, तो रुपए के टर्म्स में वो गाड़ियां कितने रुपए की बिकती हैं, दैट इज गोइंग टू बी 100 करोड़। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री साइज। अब इंडस्ट्री के अंदर 2 तरीके की कंपनीज हो सकती हैं, एक कंपनी को बोलते हैं ग्रोथ, एक कंपनी को बोलते हैं मैच्योर। तो बच्चे ने कहा इन दोनों में फर्क क्या है, जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है,
ना मान के चलते हैं आज हम फिजिक्स वाला की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, या मान के चलते हैं आज कोई गाड़ी के अंदर कोई नई कंपनी आती है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ऑन दी करस्पॉन्डिंग मेच्योर कंपनीज का मतलब है कि कंपनीज बहुत पुरानी है और इनकी ग्रोथ किसके बराबर है, इनकी ग्रोथ इकोनॉमी के बराबर है ना। अगर आज मैं बात करूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज मैं बात करूँ TCS, आज मैं बात करूँ रिलायंस, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट इन कंपनीज के जो ग्रोथ है दैट इज अ सिंगल डिजिट ग्रोथ। आप चेक करना यूनिलीवर, TCS, रिलायंस किस रेट से ग्रो करते हैं, लेस देन 10% से ग्रो करते हैं। तो ये कौन सी कंपनीज हैं, दीज आर मेच्योर कंपनीज। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा है वो कौन सी कंपनीज होती हैं, दैट इज गोइंग टू बी ग्रोथ कंपनी। नाउ ग्रोथ में मेरे पास एग्जाम्पल आ जाता है जेप्टो का, फिजिक्स वाला का, ये सारी कंपनीज क्या हैं, दीज आर गोइंग टू बी ग्रोइंग कंपनीज। फिर आपके पास दो कंपनीज और आती हैं, एक को हम बोलते हैं सिक्लिकल और एक को हम बोलते हैं डिफेंसिव। ना बच्चे ने कहा सिक्लिकल का मतलब क्या है, सिक्लिकल का मतलब है ये वो कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अर्निंग्स क्या है, अर्निंग वॉलेटाइल है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मारुति सुजुकी। क्या मारुति की अर्निंग्स वॉलेटाइल है, आंसर इज यस। क्यों, मारुति एक सिक्लिकल कंपनी है। ना लॉजिकली सोचिए, कल को अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, क्या लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे, क्या लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे। अगर मैं DLF की बात करूँ, यस। जैसे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा घर खरीदेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे। जैसे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए, हाई हो गए, तो आप गाड़ी लेना चाहते थे, आपने गाड़ी को डेफर कर दिया। आप घर लेना चाहते थे, आपने घर को डेफर कर दिया। क्या आपकी अर्निंग्स वॉलेटाइल है, यस। सिक्लिकल का मतलब क्या होता है, अर्निंग्स वॉलेटाइल है। यहाँ पे दो कंपनीज आ जाती हैं, एक का नाम है मारुति सुजुकी और एक का नाम है DLF। तो ये दोनों ही कंपनीज क्या हैं, सिक्लिकल। फिर आपका आ जाता है डिफेंसिव सेक्टर। तो बच्चे ने कहा डिफेंसिव का मतलब क्या है, डिफेंसिव का मतलब है नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमी, इनकी अर्निंग्स क्या रहेंगी, मोर और लेस कांस्टेंट रहेंगी, ना ज़्यादा बढ़ती हैं ना ज़्यादा गिरती हैं। तो इसका एक एग्जांपल आता है, जो भी कंपनीज क्या कर रही हैं, FMCG में है, FMCG में आपका आ गया डाबर, यूनिलीवर, ये सारी कंपनीज क्या हैं, डिफेंसिव। फिर आपकी फार्मा कंपनीज, जितनी भी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं वो सारी क्या होती हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफेंसिव। फिर आपकी कंपनीज आ जाती हैं यूटिलिटीज़। यूटिलिटी का मतलब है टेलीकॉम कंपनीज या जो भी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, वो सारी कंपनीज क्या हो जाती हैं, दे आर ऑल आर नोन एज डिफेंसिव सेक्टर। तो मैंने कहा पहले इंडस्ट्री का मतलब समझा। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, अगर मैं टोटल प्रोडक्ट की सेल को ऐड कर दूं पूरे साल में तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री साइज बोलते हैं। फिर मैंने कहा दो कंपनीज होती हैं, एक को बोलते हैं ग्रोथ, एक को बोलते हैं मेच्योर। मेच्योर का मतलब है जहां पे आपकी ग्रोथ इकोनॉमी के ग्रोथ के बराबर है। ग्रोथ का मतलब जहां पे आप इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रो कर रहे हो। फिर मैंने कहा होती है दो कंपनीज, एक का नाम है सिक्लिकल, एक का नाम है डिफेंसिव। सिक्लिकल का मतलब जहां पे आपकी अर्निंग्स क्या है, हाईली वॉलेटाइल है। डिफेंसिव का मतलब जहां पे आपकी अर्निंग्स क्या रहती है, मोर और लेस स्टेबल रहती है। फिर हम अब एक बात और पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मार्केट शेयर। ना मार्केट शेयर का मतलब क्या है, मान के चलिए इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर है 100 करोड़ और मैं कहता हूँ मारुति का शेयर है 10%। इस 10% का मतलब क्या है कि मारुति का रेवेन्यू कितना है, मारुति का रेवेन्यू 10 करोड़ है। सेम वाइज मैं बात करता हूँ कि इंडिया में CFA की मार्केट है 100 करोड़ की, जिसके में विकास सर के पास शेयर है 10%। तो विकास सर का रेवेन्यू कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 10 करोड़। इसको बोलते हैं मार्केट शेयर। अब हमें समझना है इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन। इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर होंगे, लेस प्लेयर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टेलीकॉम, तो टेलीकॉम में दो ही मेन प्लेयर हैं, एक का नाम है जियो, मान के चलते हैं जियो का शेयर है 55% और एक है आपके पास एयरटेल, एयरटेल के पास है 45%। तो खुद सोच के बताइए इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या बहुत कम कंपटीशन है। यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लेयर हैं, सो ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब दो ही प्लेयर क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। मान के चलते हैं टीचर्स, CFA के टीचर्स ना, CFA के टीचर्स मान के चलते हैं थाउजेंड्स में हैं। तो क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है, आंसर इज नो। किसी के पास पावर नहीं है, सबके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, 2-2, 3-3% मार्केट है, तो क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है, आंसर इज नो। सो ये क्या है, ऑटोमोबाइल टेलीकॉम, टेलीकॉम है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इनके पास क्या है, इनके पास प्राइसिंग पावर है, ये मन चाह अपनी कीमतें चार्ज कर सकते हैं। इनके पास क्या है, प्राइसिंग पावर है और हाई प्रोबेबिलिटी है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी,
इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी, गुड होगी। लेकिन जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि CFA में ले लेते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, आपको डर है कि अगर मैंने कहीं ज़्यादा कीमतें चार्ज करी तो मेरा कस्टमर कहीं चला ना जाए, प्राइसिंग पावर नहीं है। नेक्स्ट, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेबल नहीं होती है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वीक होती है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दो ही प्लेयर क्या करते हैं, मार्केट को रूल करते हैं। यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी वीक है। अब हमें चेक करना है कि इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन हाई है या लो है, तो हम एक इंडेक्स पढ़ेंगे जिस इंडेक्स का नाम है HHI इंडेक्स। तो ये बेटा इसका फुल फॉर्म है HHI इंडेक्स। हम क्या करेंगे, हम HHI को अब कैलकुलेट करेंगे। तो HHI को जो भी रेंज आएगा उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। या तो HHI आपका आएगा लेस देन 1500, अगर ये लेस देन 1500 आएगा तो हम बोलेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मार्केट में बहुत प्लेयर हैं, किसी एक बंदे के पास पावर नहीं है। अगर ये आया 1500 से लेके 2500 तक, तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट प्लेयर है। और अगर ये 2500 से ज़्यादा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मार्केट में क्या है, मार्केट में बहुत ही कम प्लेयर हैं। तो मैं पहला वाला एग्जांपल लेना चाहूँगा टेलीकॉम का। तो बच्चे ने कही कैलकुलेट कैसे होगा, तो जितने भी प्लेयर हैं, जियो का मार्केट शेयर था 55, एयरटेल का मार्केट शेयर था 45। क्या ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, आंसर इज यस। अब आपको प्रूव करना है। HHI कैसे कैलकुलेट करोगे, HHI कहता है जो भी मार्केट शेयर है परसेंटेज के टर्म्स में, मतलब 55 लिखना, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दूसरी कंपनी का कितना है 45, उसका भी स्क्वायर कर दो और आपस में ऐड कर दो। तो जितना आपका मार्केट शेयर है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। नाउ 55 का स्क्वायर होता है 3025, 45 का स्क्वायर होता है 2025। If I add up both the numbers, बेटा ये नंबर आपका आता है, ये नंबर आता है 550। बताइए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं है। तो बच्चे ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है 2500 से। अगर नंबर बहुत ही ज़्यादा 2500 से आएगा, इसका मतलब क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ये अच्छी बात है, आंसर इज यस। इसका मतलब मार्केट में बहुत कम कंपटीशन है, मार्केट में 2 ही प्लेयर हैं जो मार्केट को रूल करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है। ठीक है। सो बेटा इसी के साथ हमने कौन सा करा, हमने कॉन्सेप्ट नंबर C करा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम कहाँ पे थे। हमने कहा हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना है। इंडस्ट्री एनालिसिस में 5 स्टेप्स हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस का पहला स्टेप, डिफाइन दी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, तो मैंने कहा मैं कहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, मान के चलिए मैं टेलीकॉम पे ऑपरेट करता हूँ। फिर मैंने कहा टेलीकॉम सेक्टर का साइज़ क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी तक सिर्फ हमने यही बातें करी। फिर हम आए व्हाट इज द इंडस्ट्री साइज। इंडस्ट्री साइज का मतलब है टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट। फिर मैंने कहा कंपनीज कितने तरीके की, 2 तरीके की, ग्रोथ, मैच्योर। मैच्योर का मतलब है कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की ग्रोथ इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के बराबर है। जहाँ पे ग्रोथ इकोनॉमी से ज़्यादा है वो ग्रोथ कंपनी है। फिर मैंने कहा सिक्लिकल। सिक्लिकल का मतलब है अर्निंग्स क्या है, हाईली वॉलेटाइल है। डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब है यहाँ पे अर्निंग्स क्या है, मोर और लेस स्टेबल है। फिर मैंने कहा इंडस्ट्री की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है। इंडस्ट्री की कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, HHI। मैंने कहा अब HHI किसका आएगा, अगर लेस देन 1500 आया दैट इज गोइंग टू बी लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर HHI 1500 से 2500 के बीच आया मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर मैंने कहा 2500 से ऊपर आया हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। जहाँ पे चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड होंगी वहाँ पे आपके पास क्या आने वाली है, वहाँ पे आपके पास प्राइसिंग पावर आने वाली है। वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होंगे, वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे होंगे। अब मैं एक चीज़ आपको कराना चाहता हूँ, मान के चलते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, आज आप वैल्यूएशन कर रहे हो JK टायर की, ठीक है। तो JK टायर की अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो, सो व्हाट यू नीड कंपेरेबल। और कंपेरेबल कौन से होने चाहिए, कंपेरेबल हैज़ टू बी लिस्टेड कंपेरेबल। अब JK टायर कौन से टायर बनाता है बेटा, मेनली कंपनी पैसा कमाती है ट्रक के टायर से, ठीक है। और क्यों इनके मार्जिन वॉलेटाइल होते हैं हम बाद में बात करेंगे, बट कंपनी मेनली पैसा कहाँ से कमाती है, ट्रक के टायर से। और हमारी कंट्री में 3 और प्लेयर हैं जो ट्रक के टायर बनाते हैं। एक का नाम है MRF, एक लिस्टेड कंपनी है, फिर है सीएट और फिर है आपका अपोलो। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज
टायर के थ्रू रेवेन्यू को अर्न करती हैं, और चारों कंपनी मेनली किससे पैसा कमाती है, मोर देन 50% रेवेन्यू कहां से कमाती है, दैट इज फ्रॉम ट्रक टायर। और ट्रक टायर थोड़े से अलग टाइप के कैटेगरी ऑफ टायर होते हैं। ना मैं काउंटर इज, मैं कैसे इन कंपेरेबल्स को फाइंड करूं, ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस कंपेरेबल। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सम सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर लाइक कैपिटल आईक्यू। और कैपिटल आईक्यू में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हमें क्या करके देती है, स्क्रीनिंग हमें कंपेरेबल ढूंढ के देती है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, हम फिल्टर्स देंगे, कुछ बातें बोलेंगे, कंपनीज जो कंपनीज उन फिल्टर्स को पूरा करती होगी वो हमें क्या कर देगा, कंपनीज के नाम ढूंढ के दे देगा। तो एक बार मैं आपको वो स्क्रीनिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन ये स्क्रीनिंग कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। कैपिटल आईक्यू जिन स्टैंडर्ड्स को यूज करता है क्लासिफिकेशन के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। यहां पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है, यहां पे स्टार्ट करेंगे सेक्टर के साथ, इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री। सो पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे टायर नहीं चाहिए, मुझे कौन से टायर चाहिए, वो कंपनीज चाहिए जो ट्रक के टायर क्या करती हों, जो ट्रक के टायर बेचती हों। नाउ कैपिटल आईक्यू में स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होगी, उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे स्टार्ट किसके साथ होगा, सबसे पहले सेक्टर के साथ, फिर इंडस्ट्री के साथ, और फिर इसके बाद सब इंडस्ट्री मेरे पास आने वाली है। सो शैल वी स्टार्ट, चलिए एक बार देखते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं कैपिटल आईक्यू इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एज पर। सो कैपिटल आईक्यू क्लासिफिकेशन कैसे करता है, कैपिटल आईक्यू क्लासिफिकेशन करता है ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। सो बेटा अनफॉर्चुनेटली मेरा कैपिटल आईक्यू काम नहीं कर रहा, बट हम कैपिटल आईक्यू में करते क्या है, वी गो टू स्क्रीनर, और स्क्रीनर में हम क्या करते हैं, कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री प्रोवाइड करूंगा, वो इंडस्ट्री कौन सी होगी, दैट इंडस्ट्री वुड बी ऑटो इंसलरी। ऑटो इंसलरी में फिर मेरी इंडस्ट्री कौन सी होगी, टायर। फिर टायर के अंदर मेरी सब इंडस्ट्री कौन सी होगी, दैट इज गोइंग टू बी हैवी ड्यूटी टायर। अब वो क्या करेगा, जितनी भी कंपनीज हैवी ड्यूटी टायर बनाती हैं वो मुझे क्या करके दे देगा, वो मुझे ढूंढ के दे देगा। सो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कंपेरेबल ढूंढने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम स्क्रीनिंग का यूज करते हैं। वो स्क्रीनिंग कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, उस स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे सबसे पहले वो कंपनीज को किसके बेसिस पे डिवाइड करेगा, सेक्टर के बेसिस पे, सेक्टर के बाद इंडस्ट्री के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बाद वो किसके बेसिस पे करेगा, दैट इज गोइंग टू बी सब इंडस्ट्री। सिमिलर टू जीआईसी और भी बहुत स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। दो क्लासिफिकेशन और हैं, एक क्लासिफिकेशन को कहते हैं इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क, इसको कौन यूज करते हैं, मेनली इसको इंडेक्सेस यूज करते हैं। और एक क्लासिफिकेशन और है, दैट इज गोइंग टू बी रिफेक्टिव बिजनेस क्लासिफिकेशन। तो ये दो तो बेटा आपको याद नहीं करने, एक बहुत पॉपुलर है, दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे सबसे पहले किसके बेसिस पे डिवाइड करा जाएगा, सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सब इंडस्ट्री। इसके बाद एक है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क और एक है रिफेक्टिव बिजनेस क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये दे रखा है, क्या हमें ये याद करने की जरूरत है, आंसर इज नो। इन क्लासिफिकेशंस में अब दिक्कत क्या होती है, इन क्लासिफिकेशंस में दिक्कत है कई बार वो कंपनियों को गलत ग्रुपिंग में डाल देते हैं, या कई बार जो कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट से रेवेन्यू कमाती है उनको गलत जगह दिखा दिया जाता है। ना फॉर एग्जांपल रिलायंस, इज इट अ टेलीकॉम कंपनी और अ ऑयल कंपनी। तो अब रिलायंस तो दोनों काम करता है, तो हो सकता है कैपिटल आईक्यू उसको किस में डाल दे, ऑयल कंपनी में डाल दे, बट वो एक टेलीकॉम कंपनी भी है। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है, या तो कई बार हम गलत कंपनी को गलत जगह डाल देते हैं, या कई बार हम किन कंपनियों की क्लासिफिकेशन गलत कर देते हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो मैं एक बार कंक्लूड करूंगा बेटा, नाउ व्हाट वी नीड, अब हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन अपनी कंपनी की समझनी है, अब हमें कंपेरेबल चाहिए। कंपेरेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स लाइक कैपिटल आईक्यू यूज करते हैं। कैपिटल आईक्यू किसके ऊपर बेस्ड है, सम स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, जिसकी बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन करेगा। उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। इसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्टर, सेक्टर के बाद आती है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद आता है दैट इज गोइंग टू बी सब इंडस्ट्री। मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा तो एक बार मैं आपको बेटा ये करके भी दिखा दूंगा। चलिए अब एक बार वापस से रिवाइज करते हैं हम कहाँ पे थे। मेरा पहला कॉन्सेप्ट था कि आपको क्या करना है, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस के कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। पहला स्टेप, डिफाइन द इंडस्ट्री, कंपनी करती क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री का साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है।
अब हम मूव कर रहे हैं बेटा अपने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर पे। मेरा थर्ड फैक्टर है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या दिखाता है बेटा? स्ट्रक्चर बताएगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। सो अब हमें क्या देखना है, जब हमारे पास कंपेरेबल आ जाएंगे, अब हमें इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझना है। तो बच्चे ने कहा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ये बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या गंदी है। अभी कितने बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ गोइंग टू बी पोर्टर 5 फोर्सेस। तो हम यहाँ पे माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस की बातें करने वाले हैं। देखते हैं माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस क्या हैं। पहली फोर्स का नाम है दैट इज़ गोइंग टू बी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। बिजनेस में एंटर करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। नाउ लॉजिकली सोच के बताइए, अगर मैं बात करूँ जियो की, तो टेलीकॉम के बिजनेस में एंटर करना इजी है या आसान है? तो बच्चे ने कहा टेलीकॉम के बिजनेस में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर डिफ़िकल्ट है तो क्या आगे चल के आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, गंदी होगी? आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई भी इस बिज़नेस में एंटर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के लाइसेंस होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई आपके बिज़नेस में एंटर नहीं कर सकता। फिर आपका आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या जियो का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? आंसर इज येस। अब आप देखोगे कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स क्या कर रही है? सैटेलाइट के थ्रू कल को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है हाई स्पीड। तो ये इसका क्या बन सकता है? ये इसका एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है। आज हम वाईफाई वगैरह करते हैं, लेकिन कल क्या आ सकती है? सैटेलाइट के थ्रू हमें क्या मिल सकता है? इंटरनेट मिल सकता है। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होंगे तो हो सकता है कल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये रिलायंस के लिए नेगेटिव है और ये रिलायंस के लिए पॉजिटिव है। फिर आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सब कस्टमर्स। ना बार्गेनिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर होगी या नहीं होगी। ना रिलायंस के कस्टमर, जियो के कस्टमर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? लाखों करोड़ों लोग इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो बच्चे ने कहा यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा है, रिलायंस किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो करोड़ों लोगों से पैसा कमाते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत होगी, कम होगी। तो यहाँ पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर नहीं है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत ही लो है। बच्चे का इसका मतलब क्या है? कल रिलायंस अपनी कीमतें बढ़ाता है, आपने कहा मैं बड़ी कीमत नहीं दूंगा, तो आप कस्टमर नहीं हो। आपने कहा मैं ये टेलीकॉम नेटवर्क यूज़ नहीं करता, क्या रेवेन्यू बहुत लॉस होगा रिलायंस का? आंसर इज नो। सो रिलायंस के पास आप जैसे करोड़ों कस्टमर हैं, तो प्राइसिंग पावर किसके पास है? रिलायंस के पास है। कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर क्या है? कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम है। कल कस्टमर कहते हैं मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, तो रिलायंस क्या कहती है? मुझे छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वाइज आप हल्दीराम पे गए, आप जैसे हल्दीराम के करोड़ों कस्टमर हैं, तो क्या कल को आप बोलो कि मैं हल्दीराम को छोड़ देता हूँ, हल्दीराम की दाल मखनी नहीं खाऊंगा, क्या हल्दीराम को इम्पैक्ट होने वाला है? आंसर इज नो। आपकी बार्गेनिंग पावर क्या है? आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम है। तो बार्गेनिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। अगर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है तो आपकी बार्गेनिंग पावर क्या है? कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, कंपनी की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। फिर आता है फोर्थ नंबर पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब रिलायंस क्या किसी मेन सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है? आंसर इज नो। वो सप्लायर भी क्या है? उसके पास करोड़ों सप्लायर हैं, लोग रिलायंस के साथ काम करना चाहते हैं। तो किसके पास बार्गेनिंग पावर है? कस्टमर के पास, सप्लायर के पास या रिलायंस के पास? तो बच्चे ने कहा यहाँ पे भी रिलायंस जीत गया। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर क्या है? सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर बहुत लो है। आप खुद सोचिए, रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? रिलायंस के बिजनेस में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट। रिलायंस के पास करोड़ों कस्टमर है, कस्टमर के पास कोई पावर नहीं है। सप्लायर करोड़ों है, सप्लायर के पास कोई पावर नहीं है। तो ये 3 फैक्टर तो पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी, जियो की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। एक नेगेटिव है कि यहाँ पे कल किसका थ्रेट हो सकता है? दैट इज गोइंग टू बी ऑफ स्पेसएक्स से कल क्या हो सकता है? इन्हें एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फिर आपका आता है राइवलरी अमंग्स एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। तो बताइए इनका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? इनका मेन कॉम्पिटिटर है एयरटेल। क्या इन्हें टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है? आंसर इज यस। तो ये इनके लिए क्या है? थोड़ा सा नेगेटिव है। इनका मेन कॉम्पिटिटर है एयरटेल, और क्या एयरटेल इन्हें टफ कॉम्पिटिशन देता है? यस। तो ये रिलायंस के लिए क्या हो जाता है? ये रिलायंस के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो 5 में से 3 चीज़ें रिलायंस के फेवर में है, 2 चीज़ें रिलायंस के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब मेरी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। आप कल को टीचर बनना चाहते हो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। क्या कल को कोई भी टीचर बन सकता है? आंसर इज यस। कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इजी है। मेरे लिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट,
थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट, तो मैं CFA की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, मुझे मेरे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कौन से हैं, तो बच्चे ने कहा कोई CA की कोचिंग कर सकता है, कोई FRM की कोचिंग कर सकता है, कोई MBA कर सकता है। क्या ये मेरे सब्सिट्यूट हैं? येस। क्या ये भी मेरी अर्निंग्स को घटाएंगे? येस। नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। मैं करोड़ों लोगों से पैसा नहीं कमाता, मेरे गिने चुने बच्चे हैं, तो किसके पास बार्गेनिंग पावर है? मेरे बच्चों के पास। अगर मैं कल को कीमतें बहुत ज़्यादा चार्ज करूंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे कहीं और दूसरी जगह चले जाएंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, हमें सप्लायर्स की पर से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पॉइंट मेरे लिए इरेलेवेंट है। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन, क्या टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है? आंसर इज यस। अगेन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है? मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होने वाली है। तो आप ध्यान से देखिए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम? मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम। जियो की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम, तो जियो की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सो मैंने कहा एक्सटर्नल्स, मैंने बात करी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को किसकी बेसिस पे देखते हैं? पोर्टर के बेसिस पे। ये क्या बताता है? ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। फिर आपके बात आता है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल थीम। सो अब आपके पास है एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री थीम। दैट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री थीम। नाउ मेरे पास मॉडल का नाम है पिस्टल। तो बच्चे ने कहा पिस्टल का मतलब क्या है? नाउ पिस्टल में P का मतलब है पॉलिटिकल। क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो आपको इम्पैक्ट करते हैं? E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, E स्टैंड्स फॉर लीगल एंड E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कंपनी का नाम है IT सेक्टर। तो बताइए आजकल IT किसकी वजह से ज़्यादातर रो रहा है? क्यों IT स्टॉक्स लगातार गिरते जा रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। मार्केट में क्या आ गया है? मार्केट में AI आ गया है, जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर क्या होते जा रहे हैं? लगातार गिरते जा रहे हैं। फिर मैंने कहा व्हाट इज़ नेगेटिव फॉर पेपर स्टॉक्स। पेपर कंपनीज के लिए क्या चीज़ नेगेटिव है? पेपर को जब बनाते हो तो आपको पेड़ काटने पड़ते हैं। इट इज़ वेरी मच नेगेटिव फॉर इन्वायरमेंट। तो इसके ऊपर क्या है? इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्या है? इन्फ्लुएंस है। फिर मैंने कहा कल को मार्केट चलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करता है? ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंपनीज लाइक मारुति, कंपनीज लाइक DLF। ये कौन सा होता है? दैट इज़ गोइंग टू बी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। तो मैंने 3 इन्फ्लुएंसेस की बात करी, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। टेक्नोलॉजी में एग्जाम्पल दिया मैंने TCS का, इन्फोसिस का। एनवायरनमेंट में मैंने एग्जाम्पल दिया पेपर कंपनीज का। इकोनॉमिक में मैं एग्जाम्पल दिया मारुति सुजुकी का और DLF का। फिर आपका आता है दैट इज़ गोइंग टू बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। नाउ मान के चलिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो सरकार क्या करना चाहती है? सरकार शुगर की कीमतों को कम करना चाहती है, गैस सिलेंडर्स को कम करना चाहती है, एजुकेशन को सस्ता करना चाहती है। तो क्या सरकार इन सेक्टर्स को रेगुलेट करती है? येस। ड्यूरिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्शंस क्या चीज़ें करी जाती हैं? ये जो यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं, इन्हें क्या करने की कोशिश करी जाती है? इन्हें सस्ता करने की कोशिश करी जाती है। सो स्कूल, कॉलेजेस, ये सब किसके द्वारा इन्फ्लुएंस करे जाते हैं? दे आर इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल कंपनीज। फिर आपका आता है दी सोशल इन्फ्लुएंसेस। सोशल इन्फ्लुएंसेस मतलब जिनके ऊपर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ना। अगर आज मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू लिकर या विद रिस्पेक्ट टू सिगरेट, क्या ये सोसाइटी के लिए बहुत नेगेटिव है? आंसर इज यस। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसको क्या करते हैं? इसकी प्रॉफिट इसको इम्पैक्ट करते हैं। फिर आपका आता है दैट इज गोइंग टू बी लीगल। नाउ लीगल काम पे इंपॉर्टेंट है। नाउ मान के चलिए आज आपने एक दवाई बनाई, फार्मा कंपनी हो, आपने एक दवाई बनाई, कल कोई दूसरी कंपनी आपकी दवाई को कॉपी ना कर ले, या आज आपने एक मूवी बनाई, कोई दूसरा बंदा आपकी मूवी को कॉपी ना कर ले, आपके म्यूजिक को कॉपी ना कर ले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कौन सा होता है? दैट इज गोइंग टू बी लीगल इन्फ्लुएंसेस। अब हमें क्या करना है? हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए दैट इज गोइंग टू बी पिस्टल। P स्टैंड्स फॉर सरकार का क्या इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमी का क्या इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है, लीगल का क्या इन्फ्लुएंस है, और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होने वाला है। नाउ ऑफ लेटली अगर आप देखेंगे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ही ज़्यादा है कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, आपके पास एग्जिट होनी चाहिए प्रॉपर, बहुत ज़्यादा नॉर्म्स सोसाइटी के इसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? दैट इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। सो हमें क्या करना है? अब हमें बात करनी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? दैट इज गोइंग टू बी पिस्टल। सो मैं रिपीट करता हूँ। व्हाट वाज माय स्टेप नंबर 1? डिफाइन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? फिर इंडस्ट्री का साइज क्या है?
फिर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, हमने पोर्टर की 5 बातें करी, फिर हमने बात करी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, एक्सटर्नल में हमने बात किसकी करी, दैट इज गोइंग टू बी पिस्टल। अब मेरे पास आता है कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो कंपनी की 3 स्ट्रैटेजी होती है, एक को बोलते हैं लो कॉस्ट, एक को बोलते हैं लो कॉस्ट या कॉस्ट लीडरशिप। इसका मतलब क्या है, मैं अपने माल को बहुत सस्ता प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं अपने माल को क्या करना चाहता हूँ, बहुत सस्ता। ये कौन फॉलो करता है, कंपनीज लाइक डी मार्ट, कंपनीज लाइक जियो, वो क्या करना चाहते हैं, मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं प्रोडक्ट को बहुत सस्ता देके। फिर आता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। ना फॉर एग्जांपल कल आप मेरी कोचिंग में एनरोल करते हो तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा मेरा प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरे कोचिंग से बेटर है। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या, हम बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट ले लो, बेटा वो क्या कहता है कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में ये है, मेरे टूथपेस्ट में ये है। कोई भी ये नहीं कहता है कि हमारा टूथपेस्ट दूसरे वाले से बिल्कुल सेम है। हर कोई क्या कहता है, मेरा टूथपेस्ट क्या है, डिफरेंट है। फिर आपका आता है फोकस। फोकस का मतलब है कि हम अपना माल हर किसी को नहीं बेचना चाहते, हम बहुत नीश सेगमेंट को क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। ना फॉर एग्जांपल आज हम बात करें गुची की, आज हम बात करें रोल्स रॉय की। ये क्या हर किसी को अपनी गाड़ियां बेचना चाहता है रोल्स रॉय, आंसर इज नो। क्या गुची हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, आंसर इज नो। वेरी लिमिटेड लोगों को हम क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फोकस। तो 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं बेटा। एक को बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब अपना माल हम क्या देना चाहते हैं, बहुत सस्ता देना चाहते हैं। फिर हम डिफरेंशिएटेड, हम क्या देना चाहते हैं, एक डिफरेंट प्रोडक्ट देना चाहते हैं। और फिर है नीश। फोकस, फोकस का मतलब क्या है, हम बहुत ही स्मॉल सेगमेंट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, हम बहुत ही स्मॉल सेगमेंट के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमने क्या करा, इसी के साथ हमने इस चैप्टर को ओवर कर दिया। नाउ अब मुझे कराना क्या है, मुझे क्वेश्चन बैंक कराना है। बिफोर मैं क्वेश्चन बैंक के ऊपर जंप करूं बेटा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। कितने कॉन्सेप्ट हैं, मात्र 5 कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, लाइन से लगा देंगे। चलिए बताइए, पहला स्टेप, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या स्टेप्स होते हैं, 5। डिफाइन द इंडस्ट्री, देन इंडस्ट्री का साइज क्या है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, और कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। फिर मैंने कहा कंपेरेबल्स निकालने के लिए मुझे कैपिटल आईक्यू का यूज करना पड़ेगा। कैपिटल आईक्यू एक क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, दैट इज नोन एज ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये किसके साथ स्टार्ट होता है, ये सेक्टर के साथ स्टार्ट होता है। फिर इंडस्ट्री आती है, फिर सब इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इनमें दिक्कत क्या होती है, कई बार क्या करा जाता है, इनअप्रोप्रिएट ग्रुपिंग कर दी जाती है। क्या गवर्नमेंट भी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करती है, आंसर इज गवर्नमेंट की भी अपनी क्लासिफिकेशंस होती हैं। फिर हमने कहा इंडस्ट्री साइज क्या होता है, टोटल एनुअल सेल्स को बोलते हैं इंडस्ट्री साइज। फिर मैंने कहा 2 कंपनी है, एक को बोलते हैं ग्रोथ, एक को बोलते हैं मैच्योर। जिनकी ग्रोथ इकोनॉमी से ज्यादा वो ग्रोथ है, जिनकी ग्रोथ इकोनॉमी के बराबर उनको कहते हैं मैच्योर। फिर मैंने कहा एक होती है सिक्लिकल कंपनी, एक होती है डिफेंसिव। सिक्लिकल, जिनकी अर्निंग्स वोलेटाइल है वो सिक्लिकल है, जिनकी अर्निंग्स मोरली स्टेबल रहती है उनको डिफेंसिव कहा जाता है। फिर मैंने कहा इंडस्ट्री में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये कैसे बताएंगे, दैट इज यूजिंग HHI। क्या करेंगे, मार्केट शेयर का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर ये लेस देन 1500 आया तो लो कॉन्सेंट्रेशन, 1500 से 2500 आया मॉडरेट, और अगर ये आंसर 2500 से ज्यादा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उतना आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। फिर मैंने कहा पोर्टर की 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, राइवलरी अमंग्स एग्जिस्टिंग कंपटीशन। फिर मैंने कहा पिस्टल, पिस्टल का मतलब था P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोसाइटी, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल एंड E फॉर एनवायरमेंट। फिर मैंने कहा कंपनी की कितनी स्ट्रैटेजीज हैं, कंपनी की 3 कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज है, एक का नाम है कॉस्ट, एक का नाम है लीडर, एक का नाम है डिफरेंशिएशन, और एक का नाम है फोकस। चलिए बेटा अब वी आर गुड टू प्रोसीड विद आवर क्वेश्चन बैंक। चलिए पहला आंसर करते हैं। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्रॉम कमर्शियल इंडेक्स प्रोवाइडर, कैपिटल आईक्यू की बात कर रहा है। टिपिकली क्लासीफाई फर्म्स बाय, किस बेसिस पे कंपनियों को डिवाइड करते हैं, बेस्ड अपॉन इंडस्ट्री, बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोइंग टू बी बी। तो वो किसके बेसिस पे कंपनी की डिवीजन करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर मैंने कहा फर्म्स एंड इंडस्ट्री आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज सिक्लिकल, नॉन सिक्लिकल। सिक्लिकल क्या होती हैं, सिक्लिकल वो हैं जिनकी अर्निंग्स क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ द अर्निंग्स टू द बिजनेस साइकिल। तो कंपनीज क्या हैं जिनकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्टील कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, उनको क्या बोलते हैं, सिक्लिकल इंडस्ट्री। फिर इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ पोर्टर, इनमें से पोर्टर के कौन से 2 एलिमेंट हैं। तो थ्रेट ऑफ एंट्री था, बैरियर टू एग्जिट नहीं था, तो ये तो गलत है।
बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट, क्या ये बातें थी? आंसर इज यस। सी में गलती क्या है? पावर ऑफ रेगुलेटर नहीं था, यहाँ पे रेगुलेटर की बातें नहीं हुई थी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज गोइंग टू बी बी। फिर मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ना कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था? हम माल सस्ता बेचेंगे लेकिन माल बहुत लोगों को बेचेंगे। चलिए, पहला है वॉल्यूम कैन बी सोल्ड मॉडेस्ट टू हाई। मॉडेस्ट का मतलब होता है थोड़ा भी चल जाएगा। लॉस कॉस्ट लीडरशिप में थोड़ा नहीं चलेगा। आप माल को सस्ता बेच रहे हो तो आपको माल को क्या करना पड़ेगा? आपको माल बहुत लोगों को बेचना है। ये तो गलत हो गया। फिर आता है मैनेजरियल इंसेंटिव्स प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या हम चाहते हैं कि हम माल फिर सस्ता प्रिक्योर करें? आंसर इज यस। क्या हम चाहते हैं कि कंपनी हमारी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो? यस। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ प्रमोट करते हैं? यहाँ पे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रमोट करते हैं। बच्चे ने कहा कैसे? कॉस्ट लीडरशिप, माल को कितने पे बेचना चाहते हो? माल को बहुत सस्ता बेचना चाहते हो। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस बहुत लो है तो आपकी कॉस्ट प्राइस भी लो होनी चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिटेबल होगे। कॉस्ट को लो करने के लिए अब आपको क्या चाहिए? दैट इज गोइंग टू बी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या मैनेजर्स को प्रमोट करा जाता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आंसर इज यस। अब पढ़ते हैं सी, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हेवी इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर सर्विसेज। हम कस्टमर को ज़्यादा सर्विस नहीं देना चाहते क्योंकि हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं। डीमार्ट आपको कोई कस्टमर सर्विस नहीं देता है, वो सिर्फ आपको किसके लिए जाना जाता है? माल सस्ते के लिए जाना जाता है। फिजिक्स वाला किसके लिए जाना जाता है? लो क्वालिटी बोल रहा हूँ, सस्ती एजुकेशन के लिए। क्वालिटी अच्छी हो सकती है लेकिन क्या वहाँ पे आपको 1-to-1 डाउट सेशंस प्रोवाइड करे जाएंगे? मे और मे नॉट बी। वो इतना कम प्राइस चार्ज कर रहा है कि वो कस्टमर सर्विस पे फोकस नहीं है। फोकस किस पे है? दैट इज गोइंग टू बी कि हमें अपने सेलिंग प्राइस को क्या रखना है? हमें अपने सेलिंग प्राइस को काफ़ी कम रखना है। तो बेटा इसी के साथ हमने क्या करा? इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करा है। मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक और है, वो भी मैं बच्चों को कराना चाहता हूँ, ठीक है? इसके बाद ताकि आपको कोई भी ज़रूरत ना पड़े, कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अपने वीडियो में कर लिया दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। चलिए आइए एक और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए अब आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ग्रुपिंग कंपनी बाय ज्योग्राफी लीस्ट लाइकली टू बी। तो हम क्या ज्योग्राफी के बेसिस पे भी कर सकते हैं? यस। वहाँ पे आपको एक फिल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है ज्योग्राफी ना। मान के चलिए आपने ज्योग्राफी इंडिया प्रोवाइड करा, तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब वो सारी कंपनीज दे दो जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एक तो इसका ये है, या जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? जहाँ का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो वहाँ पे वो कंपनीज आ जाएंगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या इंडिया में है? आंसर इज यस। टाटा मोटर्स क्या इंडिया से रेवेन्यू कमाता है? आंसर इज नो। टाटा मोटर्स मेन रेवेन्यू कहाँ से कमाता है? जगुआर और रेंज रोवर से पैसा कमाता है। ये मैक्सिमम कहाँ पे बनाई जाती हैं? ये यूके में बनाई जाती हैं। बेची कहाँ जाती हैं? मेनली चाइना में बेची जाती हैं। तो इनके लिए मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज क्या हैं? यूके एंड चाइना। लेकिन जैसे ही आप इंडिया बोलोगे तो क्या टाटा मोटर्स भी आएगा? यस, क्योंकि टाटा मोटर्स का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। और टाटा मोटर्स कहाँ पे लिस्टेड है? टाटा मोटर्स इंडिया में लिस्टेड है। तो जब आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग लिस्ट करते हो, लीस्ट लाइकली में से कौन सा हो सकता है? पहला, क्या वो लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। क्या आपकी लिस्टिंग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। फिर क्या नहीं लेगा? ज्योग्राफिक कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कभी भी नहीं होती। इसका रीजन क्या है? आज मान के चलते हैं रिलायंस है, रिलायंस खाली इंडिया से नहीं कमाता, और भी कंट्रियों से कमाता है। या बात करते हैं टीसीएस की, टीसीएस मेनली इज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनके लिए मेन क्लाइंट कौन है? अमेरिका है या यूरोप है, इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मान के चलिए मैं इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। मैं क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर सकता हूँ? उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी लिस्टिंग कहाँ है। किसके बेसिस पे नहीं हो सकती? दैट इज गोइंग टू बी ज्योग्राफिक कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू के बेसिस पे नहीं हो सकती। सो विच विल बी लीस्ट लाइकली? लीस्ट लाइकली विल बी ज्योग्राफिक कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको HHI कैलकुलेट करना है। कैसे करना सिखाया था? जितना मार्केट शेयर है उन सबको क्या कर दो, परसेंटेज साइन इग्नोर करके स्क्वायर कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है? 50 का स्क्वायर करना है, आपको 30 का स्क्वायर करना है, और आपको 20 का स्क्वायर करना है। उठा के क्या कर देना है? ऐड। 50 का स्क्वायर होगा 2500, 30 का स्क्वायर होगा 900, और 20 का स्क्वायर होगा 400। अगर इन सबको ऐड कर दूं दैट इज गोइंग टू बी 3800। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा इसको गलत आंसर कर देता है। लो इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन। लो इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं।
इज यूजली एसोसिएट विद हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन अनलेस, मतलब अभी भी ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, लेकिन कब ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लो इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोर प्लेयर। तो क्या ये प्रॉब्लमैटिक है? जनरली ये मोर प्लेयर्स का मतलब मोर कंपटीशन। तो क्या ये प्रॉब्लमैटिक है? आंसर इज यस। कब ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है? 3 केसेस में ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। जब आप कौन सी सर्विस दे रहे हो? लोकल सर्विस। जब आप क्या है? लोकल है। आप प्रोडक्ट नहीं, आप क्या दे रहे हो? सर्विस दे रहे हो। और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो बच्चे ने कहा आप कहना क्या चाहते हो? टीचर्स, क्या बहुत सारे टीचर्स अकाउंट्स पढ़ाते हैं क्लास 12th का? आंसर इज यस। तो वहां पे क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है। डिस्पाइट देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन देयर इज मोर प्लेयर। कब आपके अकाउंट्स टीचर को डरने की जरूरत नहीं है? जब वो आपको लोकल सर्विसेज दे रहा है। मान के चलिए मैं सेक्टर 16 फरीदाबाद में रह रहा हूँ, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं अपने लोकल टीचर के पास ही जाऊंगा। प्रोडक्ट नहीं है, वो मुझे क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। वो अकाउंट टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है इन कंपैरिजन टू अदर, तो उस टीचर को डरने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो मान के चलिए बहुत ज्यादा प्लेयर हैं, कब आपको डरने की जरूरत नहीं है? एक, जब आप लोकल सर्विसेज दे रहे हो, एक आप लोकल हो, दूसरा आप सर्विसेज दे रहे हो और आपकी सर्विसेज क्या है? दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटेड। अब आंसर करिए, कब डरने की जरूरत नहीं है? पहला पॉइंट बोलता है ग्लोबल, ग्लोबल नहीं होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। नेक्स्ट सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या करेक्ट आंसर है? आंसर इज यस। वन विद लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लो नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नाउ मान के चलते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं? ICFA पढ़ाना चाह रहे हैं। अब मुझे कब डरने की ज़रूरत नहीं है? पहली बात, मैं लोकल का मतलब है मैं मेनली नॉर्थ इंडिया के बच्चे, दिल्ली के बच्चों को या मुंबई के बच्चों को मैं ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ। मेरे से जो हमारे यहाँ जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, शायद वहाँ के बच्चे मेरे से ना पढ़ना चाहें, तो मैं क्या हूँ? एक लोकल प्लेयर हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। और मेरा क्या है? मेरी एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कहता मैं इस टीचर की तरह पढ़ाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? मैं थोड़ा अलग पढ़ाता हूँ। तो कब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है? लोकल होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बढ़ते जाएंगे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बढ़ेगा या कम होगा? लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसे जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बढ़ जाएंगे, हाई रेगुलेशंस की वजह से नए प्लेयर का एंटर करना आसान होगा, मुश्किल होगा? सो डिफिकल्ट टू एंटर। अब वो आपसे पूछ रहा है थ्रेट ऑफ एंट्रेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो बच्चे ने कहा थ्रेट ऑफ एंट्रेंस क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। अब बिजनेस में एंटर करना मुश्किल है, आसान है? मुश्किल हो गया है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या हो गया है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट विल डिक्रीज, नॉट इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। अब बिजनेस में एंटर करना डिफिकल्ट हो गया, तो ये थ्रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये थ्रेट कम हो गया है। अब ये डर क्या हो गया है? डर कम हो गया है। सेम वाइज आप खुद सोचिए, टेलीकॉम के बिजनेस में क्या मैं और आप एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज वेरी लेस इन केस ऑफ टेलीकॉम बिजनेस। नेक्स्ट, एक CEO है, वो कुछ यहाँ पे बातें कर रहा है, सो इसका मैं एक एग्जांपल लिखवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक होता है सस्टेनेबल इनोवेशन। तो सस्टेनेबल इनोवेशन का मतलब क्या है? आप अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की क्वालिटी को क्या कर रहे हो? क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल इनोवेशन। तो बच्चे ने एक एग्जांपल दीजिए। मान के चलिए पहले मैं नॉर्मल वेबकैम के थ्रू क्लासेस रिकॉर्ड करता था, अब मैंने कैमरा लिया, कैमरे के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी क्वालिटी बहुत बढ़ गई है, मेरी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है, मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ गया है, इंप्रूव हो गया है। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल इनोवेशन। एक होता है डिसरप्टिव का मतलब है वो क्या करता है? वो बिजनेसेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को क्या करता है? हैम्पर करता है। तो बच्चे ने कहा इसका एक एग्जांपल दीजिए। मान के चलिए कल फिजिक्स वाला बहुत सस्ते रेट्स पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंटर कर जाता है,
तो इसको क्या बोलोगे, सस्टेनेबल इनोवेशन या डिस्ट्रप्टिव। तो मार्केट में वो किस इंटेंशन के साथ घुसा है, डिस्ट्रप्ट करने के लिए। दैट मीन्स आपका जो भी स्ट्रैटेजी है वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या करने वाली है, बाकी लोगों को भी इंपैक्ट करने वाली है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। अब बताइए एआई आया, क्या एआई सस्टेनेबल इनोवेशन है या डिस्ट्रप्टिव है। तो जो इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल था, जो टीसीएस का बिजनेस मॉडल था, आज वो डेंजर में है। तो एआई की वजह से क्या हो रही है, डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं। अब क्लियर है, अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन है नाउ द सीईओ ऑफ अ लार्ज लॉ कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट न्यू मोबाइल एप्लीकेशन दैट यूजेस एल्गो टू ऑटोफिल लीगल फॉर्म्स, क्वेश्चंस इन डिस्कवरी एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन for small claims matter at much lower cost than a traditional law firm charges। अब आप बाकियों को इम्पैक्ट करना चाह रहे हो, आप एक ऐसी मोबाइल ऐप लगाना चाह रहे हो जिसकी वजह से फटाफट आपका काम हो जाएगा, बाकी लोग भी हैम्पर होंगे। अब आपको बताना है ये सस्टेनेबल इनोवेशन है। आंसर इज नो, ये सस्टेनेबल नहीं। आप दूसरों को क्या करना चाह रहे हो, आप दूसरों को डिस्टरप्ट करना चाह रहे हो। डिफेंसिव का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को, डिफेंसिव खेलना मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ही अच्छा कर रहे हो। तो क्या ये डिफेंसिव है, आंसर इज नो। ना ये डिफेंसिव मूव है, ना ये सस्टेनेबल है। ये क्या है, इनोवेटर्स डिलेमा। इनोवेटर्स डिलेमा का मतलब है कि जो भी आप इनोवेशन करना चाह रहे हो वो किस नेचर की है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रप्टिव। अब मैंने कहा मैंने कैमरा अच्छा यूज करा, क्या मैं बाकी लोगों की सेल्स को इम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ, नो, इट इज सस्टेनेबल इनोवेशन। मैंने कैमरा अच्छा करा, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफेंसिवनेस। या बच्चों ने कहा क्वेश्चन ज्यादा करा तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफेंसिव हो रहा हूँ। अब मान के चलिए मैंने कल अपना कोचिंग लॉन्च कर दिया 100 रुपए पे, अब मैं क्या हूँ, इनोवेटर्स डिलेमा, दैट इज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। सो बेटा फिफ्थ का आंसर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी बी। फिर मैंने कहा था पिस्टल क्या है, ये मैंने वर्ड लिखवाया था, पिस्टल इज अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग, तो यहाँ पे मैंने लिखवाया था इंडस्ट्री थीम। कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेटा हमने क्या पढ़ा था कि इंडस्ट्री कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके लिए हमने पढ़ा था HHI इंडेक्स। और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था दैट इज गोइंग टू बी अ पोर्टर 5 फोर्सेस। तो ये कह रहा है पिस्टल क्या है, पिस्टल इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए वर्ड क्या लिखवाया था, दैट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री थीम्स। कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी HHI। एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी पोर्टर 5 फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी ए। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, The means of executing cost leadership competitive strategy do not include। अब लॉजिकली सोचिए डीमार्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, डीमार्ट की स्ट्रैटेजी क्या है। डीमार्ट की स्ट्रैटेजी है कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं एट लो कॉस्ट। लो कॉस्ट ना, बड़ा सिंपल है, इसका मतलब इसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट को प्रिक्योर करना है सस्ते रेट्स पे, एफिशिएंसी होनी चाहिए। क्या ये बहुत ज़्यादा कस्टमर सर्विस पे फोकस करता होगा, आंसर इज नो। तो किस पे फोकस नहीं है, फोकस नॉट ऑन कस्टमर सर्विसेज, इसके ऊपर हमारा क्या नहीं है, इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। अब आंसर कर दीजिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, क्या डीमार्ट आपके घर के बाहर दुकान खोलता है, आंसर इज नो। सो वो क्या करता है, वो दुकान को बहुत दूर खोलता है, लेकिन तब भी कस्टमर जाते हैं, यस, क्योंकि वो बहुत सस्ता है। तो ये कह रहा है कस्टमर के पास होना, कस्टमर के पास नहीं होता। नेक्स्ट, फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ये क्या बनाता है, एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी किसको प्रमोट करता है, एफिशिएंसी को। ये तो होता है एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो होते हैं। क्या चीज़ नहीं होती, दैट इज गोइंग टू बी प्रॉक्सी टू कस्टमर। वो कस्टमर के पास नहीं होता, कस्टमर से दूर होता है, लेकिन क्या तब भी कस्टमर उसके पास जाते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको क्या कर रहा है, सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हाट शुड बी द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट इंक्लूड प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, हम कस्टमर सर्विस पे फोकस नहीं करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो कई बार डिफरेंट बोलते बोलते इसका एक डर है, इसका डर क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कई बार बहुत महंगा हो जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क, तो इसका रिस्क क्या है, कई बार आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, दे आर गोइंग टू बी टू एक्सपेंसिव। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब है जिनकी अर्निंग सस्टेनेबल रहती है। तो बच्चे ने कहा सिक्लिकल तो नहीं हो सकता, नॉन सिक्लिकल में ग्रोथ हाई है तो अर्निंग ज़्यादा बढ़ेंगी, सस्टेनेबल नहीं है। देन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, आंसर वुड बी ए, मैच्योर इंडस्ट्री विद गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइसिंग। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की बातें कर सकते हो, तो कौन से सेक्टर हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफेंसिव सेक्टर। क्या कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, आंसर इज येस। फिर आता है GIC। GIC किसके बेसिस पे
क्लासिफिकेशन करता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर आता है विद द पोर्टर 5 फोर्सेस बार्गेनिंग पावर इज इन्फ्लुएंस बाय। तो मैंने कहा था रिलायंस के साथ आपकी बार्गेनिंग पावर क्यों नहीं है, क्योंकि वो लाखों कस्टमर या करोड़ों कस्टमर को क्या करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन बार्गेनिंग पावर इज इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो कल आपने कहा मैं जियो का नेटवर्क यूज़ नहीं करूंगा, क्या रिलायंस आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा? आंसर इज नो। रिलायंस कहता है यूज़ करना है, कर, नहीं करना मत कर। क्यों? तेरे जैसे मेरे पास करोड़ों क्या है, मेरे पास करोड़ों कस्टमर है। तो बार्गेनिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कस्टमर्स पे। फिर आपका आता है जीआईसी सबसे पहले किसके साथ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता है? सबसे पहले वो स्टार्ट करता था बेटा सेक्टर के साथ। सेक्टर के बाद क्या आता था? इंडस्ट्री के बाद क्या आता था? दैट इज गोइंग टू बी सब इंडस्ट्री। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है? पिस्टल। तो PESTLE, इनमें कौन सा एक्सटर्नल है? दैट इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी। टी से हमने क्या पढ़ा था? टी से हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, कमर्शियल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशंस आर मोस्ट लाइकली टू बी अपडेटेड। जो GICS है वो अपने आप को कब अपडेट करता होगा? दे आर गोइंग टू बी अपडेटेड मोर फ्रीक्वेंटली देन गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन। गवर्नमेंट तो बहुत ना के बराबर अपनी क्लासिफिकेशन को क्या करती है? अपडेट करती है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज गोइंग टू बी सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, पोर्टर्स 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन डू नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सी चीज पोर्टर में नहीं है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर थी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट था, तो कौन सा नहीं था? दैट इज गोइंग टू बी पोजीशन ऑफ द कंपनी इन लाइफस्टाइल। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइब द इंडस्ट्री लेवल फोर्स इन अ थॉरो इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री लेवल प्रॉफिटेबिलिटी की मतलब हमने कहाँ पे बात करी थी, उनमें से कौन सा फैक्टर है? पोर्टर का इनमें से कौन सा फैक्टर है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंडस्ट्री लेवल फोर्स, मतलब इंडस्ट्री लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पे हमने बात क्या करी थी? पोर्टर। तो इनमें से कौन सा पोर्टर का फैक्टर है? दैट इज गोइंग टू बी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। क्या था? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सिक्लिकल। सिक्लिकल मीन्स अर्निंग काफी वॉलेटाइल है। यूटिलिटीज की तो अर्निंग स्टेबल होती है। हेल्थ केयर की अर्निंग्स भी स्टेबल होती है। तो किसकी सिक्लिकल है, किसकी वॉलेटाइल है? दैट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्रियल्स। फिर आता है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कमर्शियल भी बनाते हैं और गवर्नमेंट एंटिटीज भी बनाती हैं। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वापस से देखिए इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है? सो क्या सोशल इज एन एक्सटर्नल फैक्टर? आंसर इज यस। एस से क्या था? एस से हमारा सोशल था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज ए। देन इंडस्ट्री हुज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर लीस्ट अफेक्टेड। लीस्ट अफेक्टेड मतलब ना बढ़ती है ना घटती है, लीस्ट अफेक्टेड, उन कंपनीज को क्या बोलते हैं? दैट इज गोइंग टू बी नोन एज डिफेंसिव इंडस्ट्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अ डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडस्ट्री ग्रोथ। सो डेमोग्राफिक फैक्टर, तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं? पहला आ जाता है कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन की एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये सब बातें किस में आती हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अ डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडस्ट्री ग्रोथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एज जेंडर की बातें हो रही हैं। फिर है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव को क्या बोलते थे? दैट इज गोइंग टू बी सिक्लिकल। मोस्ट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमने क्या करा है? इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन बैंक को कवर कर लिया। जो भी आपकी बुक्स में गिवन था वो सब कवर्ड है। अब आपको करना क्या है? इस लेक्चर के बाद आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। टिल द टाइम यू आर गुड विद दिस 22 क्वेश्चंस एंड यू आर गुड विद दिस 4 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, आपका चैप्टर क्या हो जाता है? आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। सो सर आप ये कह रहे हो हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है? आंसर इज नो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमने अपने सेकंड लास्ट चैप्टर को भी सक्सेसफुली ओवर कर दिया है। नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम जस्ट लेफ्ट विद वन मोर चैप्टर। इसको कल खत्म करा दूंगा और कल के बाद फिर मैं किसके साथ आऊँगा? फिर मैं अपने 1 शॉट वीडियोस के साथ आने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, आपका अगस्त का अटेम्प्ट आने वाला है, जितना सिलेबस मैं कवर कर पाऊँ उतना करने वाला हूँ। आपको मेरी एक हेल्प करनी है। वी हैव टू टेक वन पिटीशन दैट वी आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 1875। ठीक है, 1875 प्लस हमारा स्कोर L1 के एग्जाम में आना चाहिए। ये हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। जो भी एफर्ट्स चाहिए वो सब मैं देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए जो CFA प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी की तरह लगातार बेटा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।